रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शाम 5:30 बजे बातचीत होगी। ये बातचीत भारत और रूस के बीच 21वें शिखर सम्मेलन के तहत होगी। दोनों के बीच रक्षा सहयोग, अफगानिस्तान, कोरोना के अलावा तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 डायलॉग में भी शामिल होंगे। रूस के साथ पहली बार भारत का 2+2 डायलॉग होगा और आज 11:30 बजे ये बातचीत होगी। वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। भारत में 2 दिन पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के महज 4 केस थे, लेकिन 2 दिनों के भीतर ही इसके मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तक कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोगों समेत कुल 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन के केस की संख्या 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नए 7 केस में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे थे। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहां पिपरी चिचवड़ में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन के 1 मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपने 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पिपरी चिचवड़ आई हुई थी। इनकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड की यात्रा पर गया हुआ था। 25 नवंबर को वो भारत वापस लौटा, जिसके बाद 29 नवंबर को उसे बुखार आया। बुखार आने पर जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब भी लोग कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में मिले एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद जो है देश भर में हाहाकार मच गई है। ऐसे में ओमिक्रॉन ने जो है मुंबई में भी अपनी दस्तक दे दी है। मुंबई के डोंबिवली इलाके में ओमिक्रॉन का एक मरीज पाया गया है। इस वक्त हम मुंबई के गेटवे पे मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि गेटवे पे किस तरीके से जो है लोगों की भीड़ उमड़ी है। वैसे तो ओमिक्रॉन का जैसे ही खतरा बढ़ा था, साउथ अफ्रीका में जैसे ही पहला केस पाया गया था, उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने जो है जो सारी गाइडलाइंस थी उनमें काफी ज्यादा सख्ती ला दी थी और लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनने की जो है सरकार और बीएमसी ने जो है वो विनती की थी। साथ ही साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने भी लोगों को कहा था कि लोगों की जो सुरक्षा है अब लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि लोगों को जो है अगर इस खतरे से बचना है तो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान देना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना है। लोग यहाँ पर सारे नियम कानून और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई के डोंबिवली इलाके में जब ओमिक्रॉन का जो केस पाया गया है उसके बाद सरकार जो है और भी ज्यादा सख्ती लाने वाली है सारे नियम कानून में। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार जो है नियम कानून उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। इस दौरान पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह की पुलिस से बहस भी हो गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे थे, तभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए। जिन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के बजाय पार्टी विधायक प्रभु नारायण सिंह खुद पुलिस अधिकारी से भिड़ गए।
उनके इस तेवर को देखकर कार्यकर्ता भी हंगामे पर उतारू हो गए। इसके बाद तो पुलिस के साथ उन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों को धकेलते हुए पीछे कर दिया और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान वो कई जवानों से भी भिड़ गए। वहां के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। कार्यकर्ता सीएम के कार्यक्रम स्थल तक जाना चाहते थे तो उन्हें पुलिस किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। अब तक शांत बैठी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद तो समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस कार्रवाई में कुछ लोगों को चोटें भी आईं, जिसके बाद पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे लोगों पर लाठी चार्ज किया है इन्होंने, अनुज सिंह ने, जिसकी हम निंदा करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि हंगामा होने पर ये सख्ती बरती गई। बिल्कुल परमिशन नहीं था और पूर्व में भी संपर्क किया गया था, उनके द्वारा बताया गया था जो भी आपका ज्ञापन है वो आप शांतिपूर्वक दीजिए। इससे पहले एसपी, विधायक और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस भी होती रही, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 9 मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। वहां एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। बाद में इनके संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी, जिनमें 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गेस्ट टीचरों ने पक्की नौकरी और काम सामान वेतन की मांग को लेकर धरना दिया। इन शिक्षकों का समर्थन करने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए, जिनको देख धरने पर बैठे इन टीचरों का जोश हाई हो गया और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सिद्धू ने इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों से जुड़े पर्चे हवा में लहराए और जुमलों के जरिए केजरीवाल सरकार पर जमकर प्रहार किए। असल में बीते दिनों केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे पर वहां के गेस्ट टीचरों की मांगों का समर्थन किया था और ये वादा किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही गेस्ट टीचरों की नौकरी पक्की कर दी जाएगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर गेस्ट टीचरों के प्रदर्शन में पहुंचे। आप देखिए लगातार वो यहाँ पर बैठे हैं। इसी का जवाब देने के मकसद से सिद्धू ने दिल्ली के गेस्ट टीचरों की मांगों को हवा देकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहाँ प्रलोभन देना, ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा। इन गेस्ट टीचरों के प्रदर्शन को देखते हुए केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया, ताकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उन्हें फौरन रोका जा सके। लेकिन सिद्धू के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई और उसके नेता राघव चड्ढा ने जानकारी आपको दे दें कि सिद्धू के इस रवैये की तुलना अभिनेत्री राखी सावंत से कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत हैं। उन्हें ड्रामा करना आता है, ड्रामे के शौकीन हैं। और दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की खबर है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला है। बताया गया कि वो आदमी कुछ रोज पहले तंजानिया से वापस लौटा था और एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया, जिसकी पहली रिपोर्ट में उस शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। ये जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। मरीज की रिपोर्ट को एक बार फिर लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके
प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। और दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। ओमिक्रॉन के इस मरीज के गले में खराश, कमजोरी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण हैं। डॉक्टरों की एक टीम मरीज की निगरानी में जुटी हुई है। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म्ड केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहले वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो, तो कोविड के हिसाब से ये बहुत खराब खबर नहीं है। हिमाचल की 100% आबादी को वैक्सीन लग गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 100% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को एक दिन पहले ही पूरा कर लिया। आज हम हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट डोज 100%, सेकेंड डोज 100%। लखनऊ में प्रशासन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए क्लॉथ बैंक की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लखनऊ में 8 केंद्र खोले गए, जिनमें कोई भी शख्स गरीबों के लिए कपड़े दान कर सकता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भीषण सर्दी से बचाना इस योजना का मकसद बताया गया। स्वयं आकर के इन स्थानों पर अपने कपड़े को दे सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के भारत दौरे पर दिन के वक्त दिल्ली पहुंचेंगे। शाम करीब 5:30 बजे उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने 276 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 540 रनों का टारगेट दिया। दूसरी पारी में उतरी न्यूजीलैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर खोलने की वकालत की, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बॉर्डर खोलने चाहिए, बरकत ही बरकत है। मैं कहना लोगों दी जिंदगियां बदल जाएंगियां, खुशहाली आजू। लेकिन सिद्धू की ही पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां नहीं रोकता, तब तक व्यापार की बात करना बेतुकी है। पाकिस्तान से ट्रेड की बात करना बिल्कुल ही बेबुनियाद, बेतुकी और फजूल बात है। लगे हाथ बीजेपी ने भी सिद्धू को निशाने पर ले लिया और उन्हें पाकिस्तान परस्त बता दिया। राहुल गांधी के इशारे पर ही नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पाकिस्तान परस्तता दिखा रहे हैं। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन पर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह आज बैठक करेगा। बताया गया कि इस बैठक में उन लोगों के लिए तीसरी डोज पर चर्चा होगी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये तीसरी डोज बूस्टर डोज नहीं होगी, बल्कि वैक्सीन की 2 डोज के अतिरिक्त लगाई जाने वाली डोज होगी। यानी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज देने पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि उम्मीदवार शिक्षकों की भर्ती में 22,000 सीटें और जोड़े जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने और सीएम आवास तक जाने की जिद पर अड़े रहे तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इसके बाद तो पुलिस ने उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। इस
इस दौरान कुछ उम्मीदवार पुलिस की लाठी से बचने की कोशिश में भागते हुए जमीन पर गिर गए। इसके बावजूद उन्हें पीटने के लिए पुलिस वालों के हाथ और पैर नहीं रुके। सामने आई तस्वीर में दिखा कि उस सड़क पर कई गाड़ियां भी पूरी रफ्तार से गुजर रही थी, लेकिन उम्मीदवार उनकी परवाह किए बगैर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटें बढ़ाने की मांग वो पिछले कई महीने से कर रहे हैं, जिस पर हुई लाठीचार्ज के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने इस मामले को तुरंत लपकते हुए योगी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस पर तंज भी कसा। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन उम्मीदवारों से मुलाकात की और राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं है, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से कई उम्मीदवार जख्मी हो गए। और विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत के कई शहरों में एयरपोर्ट पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां जांच और दूसरी सुविधाओं को देखा। उन्होंने ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच की सुविधा को भी देखा। बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई गई हैं, जहां 30 मिनट से भी कम समय में जांच पूरी कर ली जाती है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया। वहां मौसम में बदलाव के बाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ गिरी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग बर्फ की चादर से ढक गया। हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आई। सड़कें हों या मकान की छतें, सब पर कई कई इंच बर्फ जमा दिखी। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसर गया। हालांकि बर्फबारी के बीच लोगों ने मस्ती भी की। कुछ लोग बर्फबारी के बीच सर्दियों वाले कपड़े पहनकर घूमते नजर आए। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को दोबारा लाने के लिए किसी भी तरह के त्याग को तैयार हैं। किसान मूद किसानन हिज वापस नीन तुम बिल किसानों कुर्बानी दित समाज पर कुर्बानी दिन तम हक वापस आने याद यह वाद कोर्मुट कि 7 तो 5 ही अनावश वापस ये रियासत अनावश वापस यह कुर्बानी दिन था सोचता। बीजेपी ने फारूक के बयान पर निशाना साधा और कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति खत्म करना चाहते हैं। किसान कानून तो बहाना है। 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को भंग करवाना है और वहां पर लोगों को भड़काना है। इसीलिए जिस फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले भी वकालत की थी कि वो चीन के समर्थन से 370 को लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में, आज फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं 370 के नाम पर। दरअसल ये 370 नहीं, ये अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद को पुनर्जीवित करना चाह रहे जम्मू कश्मीर में। यूरोप के देश सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की सरकार समर्थकों से भिड़ंत हो गई। वहां की सरकार ने खदानों से लिथियम निकालने के लिए संसद से कानून पास कर दिए, लेकिन वहां लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए, लेकिन उत्तरी सर्बिया के नोवा साद में तो बवाल शुरू हो गया। वहां प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थक आमने सामने आए। समर्थकों ने सड़क के दूसरी तरफ खड़े प्रदर्शनकारियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दौड़ा दिया। दूसरी तरफ के लोगों की जमकर पिटाई की गई। सड़क पर ही मुक्केबाजी और कुश्ती शुरू हो गई। इस झड़प में कुछ लोग जख्मी भी हुए। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारी वहां के मेन हाईवे पर इकट्ठा हो गए और जाम लगा दिया। आने जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहां पुलिस का जवान भी नजर नहीं आया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। सिर्फ नोवा साद ही नहीं, राजधानी बेलग्राद में भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां विरोध के तौर पर आतिशबाजी भी की। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के यूपीए खत्म होने के बयान पर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ममता के बयान को नकारते हुए कहा कि विपक्ष बिखरा नहीं है। ममता बनर्जी कही क्या कहती है
पागलपन करते, उनकी अपनी मर्जी है। मैं किसी नेता या नेत्री को पागलपन पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। सदन के अंदर एक आम नुमाइंदे होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है वो फर्ज निभाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। उनका नेताओं का बहुत कुछ कहना हो सकता है, उनका नेताओं की ये भी कह सकता है कि हम गोवर्धन पर्वत सर पे उठा के ला सकते, मैं क्या करें। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्टी की लीडरशिप किसी की बात सुनने या फिर कोई सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इसके जवाब में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी में पूरा लोकतंत्र है और लोग खुलकर आलोचना कर सकते हैं। Now things have changed. The suggestion, any suggestions to give any suggestion is a crime that is being looked as challenging the leadership. And this is very hurtful because we are, whatever we had said and whatever we are saying, it is just in the interest of the party, to strengthen the party. पता नहीं, क्योंकि मैं तो जब चाहते आलोचना कर सकते, और हमारे पार्टी में CWC भी है, वहाँ भी सब शामिल होते हैं और हमारे आला कमान हम सबको बुलाते हैं, हम सबसे राय मांगते हैं, राय मशवरा करके कोई नतीजा निकालते हैं। मुझे इस तरीके की जानकारी बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं आप उन लोगों को पूछिए, मुझे जरा सा भी जानकारी नहीं है इस विषय पे, क्योंकि आज तक कभी मुझे ये नहीं लगा कि हमारा आला कमान हमारे बात नहीं सुनते। नागालैंड के मौन जिले में फायरिंग के दौरान हुई नागरिकों की मौत पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जाहिर किया और मामले की SIT जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति कायम रखने की अपील भी की। सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि असम राइफल्स को मौन जिले में उग्रवादियों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। सेना ने फायरिंग के दौरान हुई नागरिकों की मौत पर दुख जताया और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही। बताया गया कि इस घटना में एक जवान की मौत भी हो गई, कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। हाजी यूनुस 2 दिन पहले ही BSP छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए। बताया गया कि वो एक शादी से वापस आ रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को बना दिया है, जो हमलावरों की तलाश में जुटी है। आरोप है कि हाजी यूनुस के भतीजे ने ही उन पर हमला करवाया है, जो अभी जेल में बंद है। 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई, हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहां से उन्होंने गोली चला दी। अमित शाह ने जयपुर में रोड शो किया। राजस्थान के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में मेगा रोड शो किया। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान कुछ जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके बाद बीजेपी के जन प्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि राजस्थान चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से CM का कोई चेहरा नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय सेना 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच मालदीव की सेना के साथ साझा अभ्यास करेगी। ये साझा अभ्यास मालदीव के कार्डू आइलैंड पर होगा। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वाराणसी की सड़कों पर झाड़ू भी लगाया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। एक जन आंदोलन आज से फिर शुरू किया जा रहा है। गुजरात में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज का इलाज जामनगर में रिलायंस कोविड केयर सेंटर में जारी है। एक दिन पहले ही गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया मामला सामने आया था। पूरा जो एरिया है वो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जाहिर कर दिया है।
गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने रेलवे स्टेशनों पर टेस्टिंग तेज कर दी। इसकी वजह ये है कि रोजाना बड़ी संख्या में गुजरात से लोग ट्रेनों के जरिए मुंबई पहुंचते हैं। महाराष्ट्र और उसके आसपास के 2 राज्यों गुजरात और कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद एयरपोर्ट के बाद अब स्टेशनों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। बताया गया कि नए वेरिएंट के सामने आने से पहले जहां रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच के लिए 1-2 काउंटर ही नजर आते थे, उनकी संख्या अब 2 कर दी गई। वहीं बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से जांच में सहयोग की अपील की। डरने की बात नहीं, सावध और सजग रहो, इसको भी हम हरा सकते हैं। और बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां उफान पर बह रही गंगा नदी में कई इलाकों को दहशत से भर दिया। कटाव की वजह से नल जल योजना के तहत बनी एक इमारत उसमें समा गई। घरों में पानी पहुंचाने के लिए ऐसी इमारतों पर टंकियां रखी जाती हैं, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो इमारत नदी में गिरती हुई दिखाई दी। चंद सेकंड के अंदर उस इमारत का नामो निशान मिट गया, जबकि उसकी टंकी पानी के ऊपर तैरती हुई दिखी। नदी के कटाव की वजह से उसकी नदी में समाने का खतरा पहले से था, इसलिए हादसे के वक्त वहां खड़े लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी ताकि वो लोग इसकी चपेट में न आए। इसके अलावा वहां से गुजर रही एक सड़क का कुछ हिस्सा भी नदी में गिरता हुआ दिखा। बताया गया कि नदी के कटाव से इलाके के कई मकानों को गंगा नदी निगल चुकी है और आरोप है कि लोगों को प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक हत्या के आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जो किसी तरह से बचने में कामयाब रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और जब पुलिस वाले आरोपी को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगे तो कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिस वाले ने लाल शर्ट पहने एक हमलावर को पकड़ लिया और उस पर काबू पाने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद भीड़ ने उस पुलिस वाले से ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये देख दूसरे पुलिस वाले फौरन हरकत में आए और अपने साथी को किसी तरह भीड़ के चंगुल से बचाने में कामयाब रहे। इससे पहले पुलिस को घाटमपुर इलाके में 27 साल के युवक का शव मिलने की जानकारी मिली तो वहां आरोपियों की धरपकड़ करने वो पहुंची, लेकिन पुलिस से पहले ही आरोपी गांव वालों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पूरे इलाके में घुमा घुमा कर पीटा। पुलिस वाले किसी तरह आरोपी को बचाने की कोशिश करते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश भीड़ के आगे नाकाफी साबित हुई। कोई आरोपी को थप्पड़ मारता तो कोई उस पर लात घूंसे बरसाता दिखा। हालांकि कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस किसी तरह आरोपी को थाने ले जाने में सफल रही। देश को कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को बड़ी कामयाबी मिली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दिसंबर को होने वाले गोरखपुर दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गोरखपुर में एम्स समेत 9600 करोड़ की 3 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जो विपक्ष के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आई। हालांकि बर्फबारी के बाद वहां खिली धूप ने लोगों को कुछ राहत भी दी। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ साधु और विकास परियोजनाओं से जुड़े लोग वहां रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में महिलाओं के लिए कई वायदे किए। उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव जीतने की सूरत में गोवा में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली के अंबेडकर नगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर सरेआम 2 लड़कों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया और बताया गया कि उस बुजुर्ग ने उन्हें सड़क पर गलत तरीके से मोटरसाइकिल चलाने पर टोका था, जिसके बाद उन लड़कों ने उन्हें बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें 2 लड़के डंडों से सड़क पर गिरे बुजुर्ग को पीटते हुए दिखाई दिए। हमलावरों से बचने के लिए पिट रहे बुजुर्ग ने खूब हाथ पैर चलाए, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वहां खड़े कुछ लोग तो डर की वजह से वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक आदमी बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचा, जिसे हमलावरों ने धक्का देकर हटा दिया। इसके बाद उस बुजुर्ग पर इतने डंडे बरसाए गए कि वो सड़क पर ही बेहोश हो गए। इसी बीच हमलावरों का एक साथी वहां पहुंचा और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया।
ब्राजील के रियो डी जेनेरो से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक आदमी ने दो पहाड़ों के बीच रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलने का खतरनाक स्टंट किया। बताया गया कि इस कारनामे को अंजाम देने वाला फ्रांस का ये नागरिक है, जिसने बिना किसी सहारे के पहाड़ों की ऊंचाई पर बंधी मोटी रस्सी पर चलना शुरू किया। उसने धीरे धीरे उस पर चलते हुए करीब आधा किलोमीटर का सफर इसी तरह पूरा किया, जो बेहद खतरनाक था, क्योंकि जरा सी चूक या संतुलन बिगड़ने से उसकी मौत तय थी। लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोने दिया। उसने 264 फीट की ऊंचाई पर बंधी मोटी रस्सी पर यूं ही चलते चलते दो पहाड़ों के बीच का रास्ता तय कर लिया। इसके बाद जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पर सुरक्षित पहुंचा, नीचे मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाकर उसके कारनामे पर बधाई दी। दो पहाड़ों के बीच इस खतरनाक रास्ते का ज्यादातर हिस्सा समंदर के ऊपर था। जवाब तूफान कमजोर पड़ गया। बंगाल की खाड़ी से उठा जवाद तूफान कमजोर पड़ चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उन सभी इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात रखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को शादी का झांसा देकर लूट लेता था। एक महिला की शिकायत पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो कभी खुद को आईबी का एजेंट और कभी आईपीएस अधिकारी का बेटा बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। पता चला है ये अलग अलग नाम से झांसा देता था। और यूरोप के देश बेल्जियम में कोरोना पर सरकार के नियमों के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोल दिया। वहां की सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग राजधानी ब्रसेल्स की सड़कों पर विरोध करने उतरे तो उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जलते हुए पटाखे और धुएं वाले बम फेंके, जिससे वहां थोड़ी ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों के इस रवैये से वहां हालात बिगड़ गए, लिहाजा हालात संभालने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और हंगामा कर रहे लोगों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। पुलिस की सख्ती से कई लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ वहीं डटे रहे। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले कोरोना नियमों के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों ने एक जुलूस निकाला, जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक आदमी ने दो पहाड़ों के बीच रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलने का खतरनाक स्टंट किया। बताया गया कि इस कारनामे को अंजाम देने वाला फ्रांस का ये नागरिक है, जिसने बिना किसी सहारे के पहाड़ों की ऊंचाई पर बंधी मोटी रस्सी पर चलना शुरू किया। उसने धीरे धीरे उस पर चलते हुए करीब आधा किलोमीटर का सफर इसी तरह पूरा किया, जो बेहद खतरनाक था, क्योंकि जरा सी चूक या संतुलन बिगड़ने से उसकी मौत तय थी। और दिल्ली में दो लड़कों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में ठीक से बाइक चलाने के लिए टोकने पर दो लड़कों ने एक बुजुर्ग की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि घटना के वक्त बाइक सवार लड़कों ने शराब पी रखी थी और बुजुर्ग के परिजनों के मुताबिक कुछ देर पहले दोनों लड़कों ने किसी और को भी पीटा था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चंद्रगिरी में एक कार हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ। यूपी के संभल में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर पथराव और फायरिंग की। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। हादसा कार से टक्कर लगने के बाद हुआ, जिससे गुस्साए लोगों ने परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर हंगामा किया। यूपी के मेरठ में तेजाब की केन फटने से स्कूल के कुछ छात्रों समेत 15 लोग झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ई रिक्शा से लाई जा रही केन सड़क पर गिरकर फट गई।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना ही होगा। इन सभी यात्रियों का महाराष्ट्र पहुंचते ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटीन खत्म होने के बाद 7वें दिन दूसरा टेस्ट भी किया जाएगा। इन देशों के अलावा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर इनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधे अस्पताल भेजा जाएगा, जहां रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे 7 दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी बताया गया है। घरेलू यात्री भी महाराष्ट्र के लिए हवाई सफर तभी कर सकेंगे जब उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको यात्रा से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी। और यही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार मरीजों के लिए मुंबई के एक अस्पताल में खास वार्ड भी बना दिया गया, जहां सिर्फ इसी वेरिएंट के मरीजों का इलाज किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर नीरज चोपड़ा ने अहमदाबाद के एक स्कूल का दौरा किया और बच्चों को फिटनेस के बारे में जागरूक किया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरणा देने की अपील की थी, जिसके बाद एथलीट नीरज चोपड़ा अहमदाबाद के एक स्कूल पहुंचे। ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को सामने पाकर बच्चे भी बेहद खुश दिखाई दिए। नीरज के वहां पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। नीरज ने बच्चों के साथ कई तरह के खेल भी खेले। एक छोटे बच्चे ने तो भाला फेंक कर दिखाया। नीरज चोपड़ा ने सभी की हौसला अफजाई की, बच्चों के साथ उनके साथ तस्वीरें भी ली और बाद में नीरज ने सभी से बात की और बच्चों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपने सपनों का पीछा करने और खुद की सेहत का ध्यान रखने और फिट रहने की भी नसीहत दी। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ओलंपिक खिलाड़ियों से अपील की थी कि वो हर स्कूल पर जाकर बच्चों को फिटनेस का मंत्र दें, और इसी के तहत गुजरात पहुंचे थे ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जो भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाए थे। और वहां पर उन्होंने बच्चों को कई तरह के टिप्स दिए कि आखिर किस तरह खुद को फिट रखना है और किस तरह अपने सपनों का पीछा करना है। आधा घंटा तो जो नहीं भी करते हैं उनको भी देना चाहिए शरीर को, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बदलाव जो सर ने, नरेंद्र मोदी सर ने बोला है, वो जब देश में आएगा सभी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, तभी हमारा देश जो है स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी करने का विरोध फिर शुरू हो गया। इसके लिए सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लिए उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों और वहां की सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नारेबाजी के साथ तालियां भी बजाईं। वैक्सीनेशन के विरोध में लगातार बुलंद हो रही आवाज किसी हंगामे का रूप न ले ले, इस डर से अच्छी खासी संख्या में पुलिस वाले वहां के कई इलाकों में जगह जगह तैनात दिखे। और बिहार के समस्तीपुर में छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में शराब की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक लड़का घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के अलवर में 3 चोर एक गहनों की दुकान में सेंध मारकर करीब 12 किलो चांदी, 15 तोला सोना और कैश लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के बेतिया जिले में आग लगने से मझौलिया इलाके के कई घर जलकर राख हो गए। हादसे में एक महिला और 2 जानवर बुरी तरह से झुलस गए। वहीं आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले शहीद जवान पूनम सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब वो स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित बीएसएफ की परेड में पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस स्थापना दिवस को देखने आए लोगों का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए दस्तों का जोश हाई दिखा।
राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर समेत कई राज्यों के दस्ते इस समारोह में शामिल हुए। कमोवेश अब ऐसी पूरी की पूरी परंपरा शुरू कर दी गई है कि जो भी रेजिंग डे होगा किसी भी अर्धसैनिक बल का, वह बाहर अब मनाया जाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर बीएसएफ जवानों के कदम ताल को देखकर वहां आए लोग भी जोश से भर उठे। जबकि बीएसएफ की टुकड़ियों ने भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन, लोगों की खूब तालियां इस दौरान उन्होंने बटोरी। इस दौरान बीएसएफ जवानों को उनकी बहादुरी के लिए गृह मंत्री ने पदक से सम्मानित भी किया। लेकिन इस स्थापना दिवस के मौके पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बीएसएफ के महिला दस्ते ने। इसके अलावा बीएसएफ के डॉग स्क्वाड, घुड़सवार दस्ते और ऊंट दस्ते पर सवार बैंड ने अपनी धुनों से लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने संबोधन में देश के लिए शहादत देने वाले बीएसएफ जवानों को याद किया और उनके साहस और शौर्य की जमकर तारीफ की। 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर सबसे आगे है। एक दिन पहले गृह मंत्री जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने गए थे और बीएसएफ जवानों के साथ उन्होंने खाना भी खाया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया और बताया गया कि इस तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए। तेंदुए की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम पूरे दल बल के साथ उसे पकड़ने में जुट गई, लेकिन तेंदुए ने वन विभाग की टीम को खूब सताया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया और फिर एक मकान की छत पर वो चढ़ गया, जिसे बेहोश करने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम किसी तरह उस तेंदुए को पकड़ने में सफल रही और पिंजड़े में कैद कर उसे वहां से ले गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेंदुए ने किस तरीके से आतंक मचाया हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत की लेकिन उस दौरान हमला करने की भी कोशिश की तेंदुए ने। और देखिए किस तरीके से मोहल्ले के अंदर घुस आया था तेंदुआ, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तेंदुए को पकड़ने की खूब कोशिश की गई लेकिन तेंदुआ जल्द पकड़ में नहीं आया। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पैराशूट से उड़ान भर रही 2 महिलाएं रस्सी टूटने से समंदर में गिर गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दोनों दोस्त पैराशूट के जरिए आसमान में उड़ान भरती दिखाई दी। पैराशूट रस्सी के जरिए एक मोटर बोट से बंधा था। पहले तो वो रस्सी के सहारे समंदर की सतह के करीब उड़ती नजर आई, लेकिन जैसे ही मोटर बोट ने रफ्तार पकड़ी, हवा के दबाव से पैराशूट भी आसमान के ऊपर की तरफ उठने लगा। जल्द ही वो काफी ऊंचाई तक जा पहुंचा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक नाव से जुड़ी वो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही पैराशूट बेकाबू हो गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। दोनों महिलाएं करीब 100 मीटर की ऊंचाई से समंदर में नीचे गिरी। हालांकि लाइफ जैकेट होने की वजह से दोनों की जान बच गई और इस हादसे में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शाम 5:30 बजे बातचीत होगी। ये बातचीत भारत और रूस के बीच 21वें शिखर सम्मेलन के तहत होगी। दोनों के बीच रक्षा सहयोग, अफगानिस्तान, कोरोना के अलावा तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 डायलॉग में भी शामिल होंगे। रूस के साथ पहली बार भारत का 2+2 डायलॉग होगा और आज 11 बजे ये बातचीत होगी। और बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के कटाव की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां नदी का स्तर बढ़ने से लगातार इलाके में कटाव जारी है। करीब 300 मीटर की सड़क पानी में समा चुकी है और अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनका घर भी पानी में न समा जाए। वहीं इलाके के लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जहां कार की टंकी से पेट्रोल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी में मथुरा के वृंदावन इलाके में देर रात मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान महिलाओं में जमकर हाथापाई देखने को मिली।
दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद अब चीन खाने पीने का जहरीला सामान बेच रहा है। आरोप है कि चीन में बने नमक में मेटल के अंश पाए गए हैं जो खाने में घुलते भी नहीं हैं और उसे खाने से पेट से जुड़ी बीमारियां होने की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ जाती है, लेकिन चीन उसे धड़ल्ले से बेच रहा है। नमक के अलावा चीन पर जहरीला दूध बनाने का भी आरोप लगा है। बताया गया कि वहां कई लोग इस दूध को पीकर बीमार हो चुके हैं क्योंकि जहरीला दूध सीधे किडनी पर असर डालता है। यही नहीं, चीन में प्लास्टिक के चावल भी बनाए जाने की खबर है जिन्हें खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। कुछ इसी तरह चीन में सोया सॉस को भी केमिकल से बनाया जाता है जो कैंसर को खुद दावत देना जैसा है। चीन में लहसुन और पत्ता गोभी को भी कई तरह के केमिकल से उगाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। सुबह के वक्त दिल्ली का औसत AQI 305 रिकॉर्ड